साथियों, बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 38वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और ये उद्घाटन सत्र है। साथियों, बामसेफ की ताकत क्या है ये हमारा दुश्मन जान रहा है। पूना के अंदर दो ब्राह्मण हैं जिन्होंने बामसेफ को ध्यान में रखकर किताब लिखी है। एक एडवोकेट ज्ञानेश्वर कुलकर्णी है और दूसरा हमो मराठे नामक ब्राह्मण है। कुलकर्णी ने एक किताब लिखी थी, आता ब्राह्मणांना किती झोडपणार। इसका हिंदी मतलब होता है, अब ब्राह्मणों को कितना पीटोगे। और उसके अंदर उस ब्राह्मण वकील ने ये लिखा कि बामसेफ के लोग बहुत केडर हो चुके हैं और ब्राह्मणवाद को बहुत गहराई से जान चुके हैं। इसलिए उसने बामसेफ के लोगों को एक उपाधि दी है कि बामसेफ के लोग पटाऊ लोग हैं। वो अपनी बात मनवाकर ही रहते हैं और कोई भी ब्राह्मण उनसे विवाद न करे, क्योंकि वो अपनी बात उधार नहीं रखते हैं, वो मुंह पर बोलते हैं। तो बामसेफ की ताकत कितनी बढ़ गई है, ये इस बात की एक मिसाल है। उसी तरह हमो मराठे ब्राह्मण अब गुजर गए, उन्होंने भी बामसेफ को ध्यान में रखकर बहुत प्रचार किया। यानी बामसेफ की ताकत की दहशत बढ़ गई है। जो बामसेफ संगठन है, बहुजन समाज में हमारे लोग, प्रचारक लोग, कार्यकर्ता लोग जब समाज को एहसास दिलाते हैं तो कुछ लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो बोलते बामसेफ की ताकत कितनी बढ़ गई। ये मिसाल है। दूसरी एक मिसाल मैं देना चाहता हूं कि मेरठ में ब्राह्मणों ने सम्मेलन आयोजित किया था, जिसकी दैनिक जागरण में खबर आई थी, हिंदुस्तान और जागरण में। तो ब्राह्मणों ने उस सम्मेलन में फैसला लेते हुए कहा कि हम ब्राह्मणों को बामसेफ की तरह एक बड़ा संगठन बनाना चाहिए, ऐसी हेडिंग थी। सम्मेलन ब्राह्मणों का था, मगर सम्मेलन में बामसेफ का जिक्र था और पत्रकार भी ब्राह्मण था, उसने भी वही हेडिंग लिखी। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि ब्राह्मण लोग और बहुजन समाज के लोग भी ऐसा मानते हैं कि आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है, मगर ब्राह्मण खुद सम्मेलन लेकर कह रहे हैं कि आरएसएस मजबूत संगठन नहीं है जितना बामसेफ बड़ा मजबूत संगठन है। तो इस बात का एक सबूत है कि बामसेफ का दहशत, बामसेफ नाम की दहशत हमारे दुश्मनों में हो गई है। तीसरा सबूत यह है साथियों कि 2016 में एक आरएसएस के प्रमुख लोगों ने, जिसमें उनका स्पोक्स पर्सन है भैया जोशी और दूसरा है सुरेश सोनी और तीसरा है अनिरुद्ध देशपांडे, इन तीनों लोगों ने उनका भागवत जी का इंटरव्यू लिया। और ये इंटरव्यू जो संवाद है, डायलॉग है, क्वेश्चन और जवाब है, 2016 में आरएसएस के द्वारा इसको प्रकाशित किया। उसको नाम रखा हिंदुत्व भाग 1 भाग 2। तो उस किताब में मोहन भागवत को पूछा गया कि अब आरएसएस की बीजेपी पार्टी है, उसको संचालित करती है, फिर आरएसएस को जो उनका एजेंडा हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए अवरोध किसका है? तो भागवत ने थोड़ी घुमा फिरा कर बात की, मगर भागवत के बोलने का आशय था बामसेफ सबसे बड़ी हमारे ब्राह्मणों के लिए, आरएसएस के लिए रुकावट है। साथियों, मगर उसने कहा कि 80 के लोगों को हम समरसता के नाम पर लालच देकर, पुरस्कार देकर अपने साथ सम्मिलित करते रहना चाहिए। वो विद्रोही लोग हैं। मगर उसने अपने
स्टेटमेंट में कहा कि हमें अपने कार्य के साथ साथ बामसेप आदि जैसे संगठनों की गतिविधि की जानकारी भी रखनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरएसएस के लोग भी और उसका जो संघ प्रमुख है ये बामसेप से डर कर कह रहा है कि बामसेप के गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए, ब्राह्मण को एंट्री नहीं है। तो ये 3 प्रमाण हो गए कि बामसेप का संगठनात्मक जो ढांचा है, ये सबसे, जो लोग आरएसएस को सबसे ज्यादा ताकतवर और मजबूत मानते हैं वो लोग खुद मान रहे हैं कि बामसेप सबसे बड़ा ताकतवर संगठन बन गया है। इसलिए साथियों, इस मौके पर मैं ये संदर्भ इसीलिए बता रहा हूं कि बामसेप का जो राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है इसका कितना बड़ा इंपैक्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। जो उद्घाटक थे इंजीनियर श्याम सिंह कंबोज साहब, इन्होंने अपने स्पीच में क्षत्रिय लोगों का खास करके जिक्र करते हुए इनका विस्तार कितना है, इनका एशियन डायनेस्टिक कितना बड़ा है, इसका उन्होंने जिक्र किया। सम्राट अशोक का जो भूभाग था वो कितने बड़ा विशाल है, इसका उन्होंने लिखित रूप में ग्रीक प्रदेश तक लिखित रूप में लिख के रखा। एक भाग में नहीं लिख के रखा, सभी एरिया में उन्होंने लिख के रखा। राजस्थान में लिख के रखा, गुजरात में लिख के रखा, महाराष्ट्र में भी उनके एडिक्ट है। तो उन्होंने अपने शिलालेख में लिख के रखा कि मेरा राज्य का विस्तार किन किन प्रदेशों में है। तो उन्होंने लिखा कंबोज, योन, अरट्ठ, महारट्ठ, महारट्ठ यानी महाराष्ट्र, अंग, वंग, कलिंग, पुलिंद, कुनिंद, चोल, चेर, पांड्या, ओंड्र, पोंड्र, केरल पुत्र और सतीय पुत्र, इतना विशाल मेरा साम्राज्य है। और जिसमें कंबोज का जो जिक्र आया, योन का जो जिक्र आया, ब्राह्मण इतिहासकार योन शब्द का जानबूझकर उच्चारण यवन करते हैं। यवन करने से कंफ्यूजन हो जाता है, फिर लोगों को लगता है ये अशोक के बाहरी भाग है, जैसे ग्रीक यवन, ये योन है, कंबोज है, कंबोज यानी अफगानिस्तान का भूभाग। तो सम्राट अशोक का ये इतना बड़ा भूभाग था और इस भूभाग को विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मणों ने तोड़ा। कंबोज हमारा हिस्सा था, कंबोज ये 16 महाजनपद में एक हिस्सा है। तो आज जो कंबोज साहब ने कहा कि हम लोग क्षत्रिय है, तो इसका संदर्भ को हमको समझना चाहिए और इसके लिए हमने बहुत ही विस्तार से किताब लिखी और डीपली हमने उसका स्टडी कर लिया और हम आने वाले जनवरी माह में उसको उत्तर प्रदेश में उसको हम प्रकाशित करने वाले, लगभग 2 या 3 वॉल्यूम्स रूप में विस्तारित लिखा है और उसका नाम है वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे। ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हमने उसको लिखा। क्षत्रिय शब्द ये मूलतः मूल निवासी लोगों का शब्द है। जब हम भी ब्राह्मणों का लिटरेचर पढ़ते थे और उनकी मनगढ़ंत बातों को और पौराणिक बातों को मानते थे, तब हमको लगता था ये हमारा शब्द नहीं है, क्षत्रियों का शब्द। मगर जो ऋग्वेद जो ब्राह्मणों का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, उस ऋग्वेद में ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण बताया, बाहु से क्षत्रिय बताया। ये हम बोलते हैं मगर लिटरेचर में देखा तो ब्राह्मण ने क्षत्रिय शब्द का जिक्र नहीं किया, बल्कि ब्राह्मण ने लिखा राजन्य। राजन्य क्यों लिखा जबकि क्षत्रिय शब्द था, क्षत्रिय मूल निवासी शब्द था। और जो महाजनपद थे, इन महाजनपद लोगों को खत्तीय कहा जाता था, जो पाली लिटरेचर में सोर्स है। तो कंबोज साहब जो बात कर रहे थे, तो इस बात का संकेत मैं ये मान रहा हूं कि उन्होंने कंबोज को अशोका के साथ जोड़ दिया, मौर्यों के साथ जोड़ दिया। कंबोज ये अशोका के साम्राज्य का एक महाजनपद है और हम लोग ये अशोका के समय में जो महाजनपद है या तथागत बुद्धा के समय में जो वज्जी, खत्तीय या शाक्य, ये जो महाजनपद लोगों है, ये नागवंशी लोग हैं और नागवंशी लोगों का, इन लोगों का विस्तार पूरे एशिया तक था
और बुद्ध जो शाक्य वंशीय थे, इन्हीं शाक्यों का डायनेस्टी जाट और गुजर लोगों में मिलता है। राजपूत जो शब्द है ये 12वीं शताब्दी में प्रचार में लाया गया, बल्कि राजपूत शब्द रामायण महाभारत गीता में नहीं मिलता है और वो कोई सम्मानजनक शब्द नहीं है, उसके साथ एक अनैतिक अर्थ जुड़ा हुआ है। और जब ये लोग जागेंगे, समझेंगे, तब उन्हें भी इन ब्राह्मणवादी ग्रंथों के प्रति घृणा महसूस हो सकती है। ब्राह्मणों ने पौराणिक ग्रंथों के आधार पर, पुराण ये गुप्तोत्तर काल के ग्रंथ है, और जब गुप्तोत्तर काल यानी 5वीं से 7वीं शताब्दी का काल हमारा प्राचीन इतिहास के दस्तावेज नहीं हो सकती। इसलिए साथियों, कंबोज साहब ने जो बात रखी है, हम विस्तार से आने वाले समय में उस पर चर्चा करेंगे। मगर मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहता था कि आजकल मोहन भागवत ये चर्चा कर रहे हैं कि सबका डीएनए समान है। जब वो लोग प्रचार कर रहे हैं और अभी उनका स्टेटमेंट आया कि 40,000 वर्ष पूर्व सबका डीएनए समान था। मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के चुनाव में ध्यान में रखकर मुसलमान और हिंदुओं का डीएनए एक है ऐसा कहा, मगर हिंदू कौन है ये नहीं बताया। उनके ही गुरु है स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में जो बात कही वो बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कही। सत्यार्थ प्रकाश अभी वो एडिशन वो शायद उन्होंने निकाला होगा, पुरानी एडिशन में हिंदू शब्द का स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन शब्दों में व्याख्या की है। वो कहते हैं आर्य नाम है श्रेष्ठ का, और जो हिंदू नाम इनका रखा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। उसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। इससे यह नाम भ्रष्ट है, किंतु आर्यों का नाम हिंदू कभी नहीं रखना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये जो शब्द का विश्लेषण किया, दुष्ट, भ्रष्ट, गुलाम, ये जो शब्द स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है, व्याख्या किया है, मोहन भागवत पहले इनकी बातों का जवाब दे और तब जाकर हिंदू का ठेकेदार बने। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी ये लोग हिंदू नहीं हैं, मगर वो हिंदू की बात हिंदुओं का, और आप बोल रहे हैं सबका डीएनए समान है, तो फिर मोहन भागवत को इस बात का जवाब देना होगा कि अगर सबका डीएनए समान है तो ब्राह्मणों में मिलने वाला डीएनए और एससी, एसटी, ओबीसी में मिलने वाला डीएनए का एक ग्रुप होना चाहिए। एक ग्रुप क्यों नहीं? ब्राह्मणों में मिलने वाला जो डीएनए है R1A1 और दूसरा उनका एक ग्रुप है R1A2, यानी वो उसी की ब्रांच है। तो R1A1 ब्राह्मणों का डीएनए है और मूल निवासी बहुजनों का जो डीएनए है MNL3 ये मूल निवासी लोगों का डीएनए ग्रुप है। तो मोहन भागवत की बात में झूठ है, उसको इस बात का जवाब देना होगा कि अगर सबका डीएनए समान है तो ब्राह्मणों का डीएनए अलग क्यों है और एससी, एसटी, ओबीसी का डीएनए ग्रुप अलग क्यों है। तो ब्राह्मणों का जो मीडिया है वो उसी की बातों को प्रचार कर रहा है। अगर ये मीडिया निष्पक्ष है लोकतंत्र के हिसाब से, तो एक तरफ मोहन भागवत को बिठा दे और एक तरफ हमको बिठा दे, फिर आमने सामने अगर डिबेट करवा दे तो मोहन भागवत के सामने हम सारा झूठ का झूठ उसके सामने खोल सकते हैं। मगर ये ब्राह्मण बनिया मीडिया नहीं कर रहा है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि बामसेफ ने डीएनए के आधार पर ब्राह्मणों को विदेशी घोषित किया, वैज्ञानिक आधार पर घोषित किया है, तो ब्राह्मणों में डर महसूस हो गया। यह बामसेफ के निरंतर जागृति का परिणाम है। डीएनए के मुद्दे पर बामसेफ ने शुरू से अभियान चलाया और जो लोग समाज में काम कर रहे हैं फुले शाह अंबेडकर के नाम पर, वो डीएनए के मुद्दे पर मुंह तक नहीं खोलना चाहते। तो इसीलिए ये लड़ाई बामसेफ की, फुले शाह अंबेडकर की विचारधारा और इधर हेडगेवार गोलवलकर की विचारधारा आमने सामने टक्कर हो रही है। और हमें गर्व है कि हमारे नेता माननीय वामन मेश्राम साहब उनको हर मुद्दे पर जवाब देकर उनको नंगा कर रहे हैं। हमें गर्व है ऐसे नेतृत्व पर। और जो रणनीति बना रहे, जो दावपेच बना रहे, वो सटीक रणनीति है जिसमें दुश्मन विफल हो रहा है और हमारी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आखिरी एक मुद्दा मैं कहना चाहता हूं
कि माननीय वामन मेश्राम साहब ने उत्तर प्रदेश की और देश की रणनीति को अपने प्रस्तावना में बोलते हुए बताया कि वो देश भर में महागठबंधन की तैयारी कर रहे और पूरे देश भर में राजनीतिक समर्थन भी बड़े पैमाने पर मिल रहा है और बहुजन मुक्ति पार्टी इसके लिए अगुवाई करती है। तो आज के उत्तर प्रदेश में अयोध्या के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, काशी मथुरा के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, मगर जब उत्तर प्रदेश का ये जो भूभाग है कर तो कुछ नहीं रहे, मगर जब अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट गया था तो जो जज है गोगोई उनको ब्लैकमेल करके वो जजमेंट ब्राह्मणों को जैसा चाहिए वैसा हासिल किया। अच्छा हुआ गोगोई साहब ने अपनी बायोग्राफी में खुद कबूल किया कि मेरे ऊपर आरोप था और मुझे उसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। गोगोई साहब ने लिख दिया, अच्छा हुआ कि वो उस बेंच में शामिल हो गए जो उनकी इंक्वायरी कर रहे थे। मगर जो जजमेंट में एक बात महत्वपूर्ण है कि जब जजमेंट चल रहा था, जब इंक्वायरी चल रही थी, उनका आर्गुमेंट चल रहा था, उस समय एक बुद्धिस्ट पार्टी भी उसमें शामिल थी। वो लोग भी चुप किए हैं, एक अलग बात है। उनकी केस उस समय नहीं दाखिल की, उनकी केस पहले ही दाखिल की थी और उसको इस केस के साथ क्लब करके हेयरिंग किया जा रहा था, मगर वो बुद्धिस्ट पार्टी को अचानक फेंक दिया, बाहर निकाल कर फेंक दिया। तो ऐसे जजेस को क्या कहना चाहिए? उन्होंने कहा आपकी सुनवाई नहीं करेंगे और उन पार्टी को बाहर फेंक दिया गया और राजनीतिक दबाव में आकर वो फैसला उन्होंने बीजेपी के लोगों के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर उनको चाहिए वैसा उन्होंने फैसला ले लिया। मुद्दा मंदिर मस्जिद का विवाद का था, उन्होंने नाजायज तरीके से उनको जैसा चाहिए वैसा फैसला सुनाया और बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने अयोध्या का मामला अभी भी है, वहां पर 4 बड़े बड़े स्तूप है। एक स्तूप में तथागत भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां है जो सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित है। एएसआई चुप है और एएसआई भी ब्राह्मणों के अंदर होने के कारण चुप है। तो टूप जो जगह है 200 एकड़ जगह राम मंदिर ट्रस्ट को दिया गया है और इस दरमियान बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और बहुत बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ है। काशी मथुरा में जो विवाद चल रहा है वहां भी बुद्धिस्ट साइट है। अगर हमारी विरासत को बचाना है, हमारे पुरखों के सबूतों को वो दुश्मन मिटा रहे हैं, वो सत्ता पर नाजायज कब्जा करने के कारण हो रहा है। अगर परिवर्तन मोर्चा जो है बहुजन आरपीएम और बहुजन मुक्ति पार्टी बुद्धिस्ट विरासत को बचाने के लिए अगर समर्थन देती है तो हम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार करके हम बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन देंगे, क्योंकि वहां हमारे प्रतिनिधि होने चाहिए। वहां हमारे दुश्मन हैं और दुश्मन लोग नाजायज तरीके से कब्जा करने के कारण वो नष्ट कर रहे हैं। इस मौके पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम ताकत बनाकर दुश्मन को लड़ेंगे और माननीय वामन मेश्राम जी को ताकत देने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।